नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता भी हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए, हमारे प्रदेश के बहुत से किसान दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं और वो अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ पशुपालक भाइयों के पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या देखने को आती है, जिसका समय से निदान करना बहुत ही जरूरी है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत। किसान भाइयों, आमतौर पर देखा गया है जो खुरपका मुंहपका बीमारी है वो हमारे दुधारू पशुओं में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और दुधारू पशुओं की सबसे ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। ये बीमारी वायरस जनित बीमारी है जो हमारे पशुओं में बदलते मौसम में या सफाई नहीं रखने से ये बीमारी पशुओं में आती है। इसी प्रकार ये जो हमारे जो ग्रेजिंग के लिए जो हमारे पशु जाते हैं तो गंदे नाले पोखर में गंदा पानी पीने से, जैसे मान लो कहीं दूसरे गाँव में दूसरे पशु को बीमारी है तो वो से भी हमारे ये फैल सकता है। इस रोग का प्रसार बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने से पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकलने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। खुरपका मुंहपका रोग से ग्रसित पशु में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पशु को 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है, खाना पीना और जुगाली करना बंद कर देता है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है, मुंह से लार बहने लगती है और मुंह हिलाने पर चपचप की आवाज आती है। तेज बुखार के बाद पशु के मुंह के अंदर जीभ, होठ, तालू और मसूड़ों तथा खुरों के बीच व थनों के आयन पर छाले पड़ जाते हैं। ये छाले फटने के बाद घाव का रूप ले लेते हैं। पशु के मुंह में घाव व दर्द के कारण पशु खाना पीना बहुत कम कर देते हैं, जिससे वे बहुत कमजोर हो जाता है। और इसी प्रकार धीरे धीरे देखें तो पशु कभी लगड़ाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही अगर हमारा पशु गाभिन हो तो वो भी उसका अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिरा देता है। तो ये उसके जो हमारा खुरपका मुंहपका रोग है उसके प्रारंभिक लक्षण है। तो इसको रोकने के लिए किसान भाई सबसे पहले क्या ध्यान रखें, जो हमारा पशु है उसको साफ़ सुथरा हो, हमारी पशुशाला साफ़ सुथरी हो। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो बाहर से हम पशु खरीद के लाते हैं उनका अलग से सेग्रीगेशन हो, पहले से उनको अलग रखें। और इसके बाद भी अगर ये हमारा इसके होने के चांस हो तो इसके लिए बचाव ये करें कि जो हमारी पशुशाला है उसके सामने जहाँ पशु निकलते हैं जाते हैं पानी पीने के लिए, तो वहाँ एक वाटर टब फुटपाथ होना चाहिए। फुटपाथ पे हमने चूना उसमें डाल सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा झुंड है जो दूसरे पशुओं से उसको मिलने नहीं दे, ये भी हम बचाव कर सकते हैं और पशुओं को कम ले जाएं बाहर चराने के लिए। और इसी प्रकार जो पानी हमारे पशुओं को पिला के ही उनको ग्रेजिंग के लिए या बाहर फील्ड में छोड़ें, जिससे वो बाहर नाले का गंदा पानी, ऐसा पानी, संक्रमित पानी नहीं पिए। इसके साथ ही किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि जो हमारे मान लो पशु बीमार हो गए, जिनमें कुछ पशुओं में एफएमडी आ गई, तो उसको हम अलग रखें कि जो हमारे दूसरे पशुओं में ये नहीं फैल सके। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए। बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देना चाहिए। रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु नहीं खरीदना चाहिए। पशुशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस बीमारी से मरे पशु के शव को खुला ना छोड़कर गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। इस बीमारी से बचाव के लिए पशुओं को पॉलीवेलेंट वैक्सीन के वर्ष में 2 बार टीके अवश्य लगाने चाहिए। बछिया में पहला टीका 1 माह की आयु में, दूसरे तीसरे माह की आयु तथा तीसरा 6 माह की उम्र में, और उसके बाद नियमित सारणी के अनुसार टीके लगाए जाने चाहिए। इतनी सावधानी के बावजूद भी हमारे पशु में खुरपका मुंहपका रोग आ गया तो इसका समय पर उपचार होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो हमारा ये जो एफएमडी है इसमें पूरे जानवरों के जो हमारे खुर हैं उनमें घाव हो जाता है, उसके मुंह के छालों में पूरा फट जाते हैं छाले और घाव हो जाते हैं। तो इनका समय पर पशु चिकित्सक की सहायता से एंटीबायोटिक दवाएं देके उनका उपचार कर सकते हैं। लक्षणों के आधार पर पशु का उपचार किया जाता है। रोगी पशु में सेकेंडरी संक्रमण को रोकने के लिए उसे पशु चिकित्सक की सलाह पर एंटीबायोटिक के टीके लगाए जाते हैं। मुंह और खुरों के घावों को फिटकरी या पोटाश के पानी से धोते हैं। मुंह में बोरोग्लिसरीन तथा खुरों में किसी एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार पैरों पे जो घाव हैं तो उनको भी आप जो भी बेटाडीन वगैरह से उनको साफ करते हैं समय पे, तो उनका जो घाव है वो जल्दी ठीक होगा और उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और हमारा पशु को चलने में
खाने में थोड़ी आसानी रहेगी। साथ ही दूसरा ये मुख्य बात ये है कि जो हमारा पशु को जो दिया जाने वाला आहार है, वो आहार उसको सुपाच्य और बिल्कुल ऐसा हो कि पशु उसको खा सके, क्योंकि उसके जो मुंह में छाले हैं उनको खाने में तकलीफ नहीं हो। तो उसको दलिया बना के खिला सकते हैं, भूसे पे छानी बना के, कुछ उसको हरा चारा भी से जो पशु खा सके, तो थोड़ा लिक्विड ही उसको दे सकते हैं, तो पशु हमारा जो दूध उत्पादन क्षमता है वो बनी रहेगी। इस प्रकार किसान भाइयों, जो मेरे द्वारा जो बातें बताई गई है उसका आप समय पर ध्यान रखें, तो हमारे पशुओं में जो खुरपका मुंहपका बीमारी आती है और उससे जो होने वाला नुकसान है वो आपको कम होगा। फूलों की बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए प्रदेश में बहुत से किसान फूलों की खेती करने लगे हैं और इसी के अंतर्गत यदि आपने गुलाब की फसल लगाई है तो उससे फूलों की अधिक पैदावार तभी प्राप्त होगी जब आप गुलाब की फसल में किए जाने वाले कार्यों को सही समय पर करेंगे। इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सतना के विषय विशेषज्ञ अजय चौरसिया। मैं आपको गुलाब की खेती के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई एवं जल निकास। तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं, जिसमें सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और जो है मोथा कुल के खरपतवार। इसके अलावा जो अन्य प्रकार के पौधे भी उगाते हैं उसको भी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुलाब की जो क्यारियाँ होती है हमेशा साफ़ सुथरी रखें, जिससे कि जो है जो पोषक तत्व है आपके और जो है प्रकाश है, ये सब अच्छे तरीके से मिल सकता है पौधे को। अगर नहीं आप इसका नियंत्रण करोगे तो क्या है कि आपका जो है पोषक तत्व है और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, ये अच्छे तरीके से पौधों को नहीं मिलेगा, जिससे कि इसकी गुणवत्ता और जो उत्पादन में कमी होती है। तो खरपतवार नियंत्रण को जो है कुदाली या खुरपी के द्वारा भी किया जा सकता है, और इसके बाद में ध्यान रखें कि गुड़ाई भी कर दे इसका साथ साथ, तो इससे जो है भौतिक दशा सुधरती है। किसान भाइयों, अभी आपने गुलाब की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, अब हम चर्चा करेंगे सिंचाई एवं जल प्रबंधन के बारे में। तो गुलाब की सिंचाई एक उत्तम व्यवस्था होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो सिंचाई एवं जल निकास की अगर उचित व्यवस्था नहीं होगी तो पौधे की बढ़वार रुक जाती है और जो है उत्पादन जो है पुष्प का बहुत ही कम मिलता है। तो इसके लिए आवश्यकता अनुसार गर्मी में 5 से 7 दिन एवं सर्दी में 10 से 12 दिन में सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहाँ पर जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई की जानी चाहिए, और जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो है जल निकास के द्वारा उत्तम व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो है जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो है जो मृदा की जो दशा होती है वह दयनीय होती है, जिससे कि जो है मृदा की भौतिक अवस्था बिगड़ती है। गुलाब की फसल में कीट और रोगों का भी प्रकोप होता है, जिसके चलते पौधों की उचित बढ़वार नहीं होती और फसल से कम फूलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इन कीट और रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अब चर्चा करेंगे कीट प्रबंधन के बारे में। तो गुलाब में सबसे मुख्य रूप से 2 या 3 टाइप के कीट लगते हैं, जिसमें एफिड, लाल मक्खी और इल्ली, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं एफिड के बारे में। तो एफिड कैसा होता है, इसको आप जा कर के फील्ड में निगरानी के दौरान पता किया जा सकता है। तो जो है यह हरा रंग का होता है, और ये जो इसके शिशु और जो एडल्ट है वो पौधों का रस चूसते हैं, है ना, कलिका का। तो इसके नियंत्रण के लिए जो है डाइमिथोएट नाम की दवाई आती है, जो कि 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के पानी की दर से छिड़काव करना पड़ता है, जिससे कि इससे निजात पाया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे इल्ली। तो ये भी कलिका, फूल और पत्तियों को सबको कुतर के नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि जो है प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए ट्राइजोफास नाम की दवाई आती है, जिसके 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में इसका स्प्रे किया जा सकता है, जिससे कि जो गुलाब की जो खेती है उसको और लाभप्रद बनाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब चर्चा करेंगे रोग प्रबंधन के बारे में। तो रोग प्रबंधन के लिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं
डाईबैक के बारे में। तो डाईबैक एक जो बीमारी है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ टहनियाँ सूखने लगती है और इन टहनियों के सूखने के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं बाधित होती है। कैसे इसको नियंत्रण किया जा सकता है? तो इसका जो है सबसे पहले इसकी जो टहनियाँ हैं उसको हम हटा देते हैं। तो उसको तिरछे तरीके से उसको कट करना है कैंची से और फिर उसमें जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवाई आती है, उसका पेस्ट उसमें आप लगा सकते हैं और जिससे कि वो इसका रोग और नहीं फैलेगा। इसी दवाई का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवाई का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि डाईबैक जो है नियंत्रण में रहता है। और जो है अब दूसरी बीमारी पाउडरी मिल्ड्यू, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है इसमें इसको भभूतिया रोग भी कहते हैं। तो ये जो भभूतिया रोग है इसमें भभूत जैसे जो होती है उसमें सफ़ेद चूर्ण उसमें जो पत्तियों पर और जो टहनियों पर देखने को मिलता है। जो पत्तियां है पीली पड़ जाती है, सड़कर गिर जाती है और उसका प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया बाधित होती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इंडोफिलम नाम की दवाई आती है जिसकी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से स्प्रे करना पड़ता है, जिससे कि इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। आपको दवाई बताई है उसके हिसाब से आप नियंत्रण कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप जो है आपका गुलाब की खेती का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिजौरा, जिला भिंड के कृषक सुरेंद्र बघेल ने। यह कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र बघेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का। कद्दू वर्गीय सब्जियों को लगाने का समय आ गया है। कद्दू वर्गीय है, भिंडी है, नेनुआ है, इन सब का मौसम अब आ गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मौसम का क्या किस तरह का स्वभाव है। इन कद्दू वर्गीय सब्जियों के कई प्रकार के सामान्य और संकर बीज बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका आप चयन कर सकते हैं। इन प्रजातियों का विवरण इस प्रकार है। खीरा के लिए आपको 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कद्दू के लिए लगभग आपको 6 से 8 केजी बीज की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार के कद्दू हम सब्जी का ये चुनाव करते हैं उसी प्रकार का हम बीज लेते हैं और बीज से पौधा पूर्व में ही तैयार करके हम इसे मुख्य भूमि में हस्तांतरित करते हैं। आप सर्वप्रथम कद्दू वर्गीय सब्जियों का एक नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी तैयार करने हेतु आप पहले गुणवत्ता युक्त बीज की व्यवस्था करें। कहीं से भी प्रमाणित बीज लें। प्रमाणित बीज लेने के बाद आप इसे बीज को अंकुरित कर दें और छोटा वाला पन्नी जो हमारे हाथ के गोलाई के आकार का होता है उस पन्नी को ले लें। उस पन्नी में मिलाने हेतु मिट्टी तैयार कर ले, जिसमें 1 भाग कंपोस्ट, 1 भाग मिट्टी और 1 भाग सड़ी गली पत्तियां होती हैं। इन मिट्टी को अच्छे से मिला करके पन्नी में भर दें और जिस बीज को आपने लिया है उस बीज को अंडी के पत्ते में डाल करके फुलाने के उपरांत और उसे उपचार करने के उपरांत अंडी के पत्तों में ढीला करके बांध दें और बांधने के बाद उसे भूसा में या किसी आंच वाले चूल्हा से थोड़ी दूर पर मिट्टी में दबा दें। गर्मी से उसमें अंकुरन आ जाएगा। अंकुरन आने के उपरांत उस एक बीज को एक एक पन्नी में करके डाल दें। आप डालने के बाद हल्की मिट्टी से उसे ढक दें और जो उन्हें टप्पर नुमा एक पॉलीटनल संरचना बना लें। उस संरचना के अंदर सारे पन्नी को आप
एक सार से अच्छे से सरिया दें, करीने से सरिया दें। दिन में जब 10 बजे धूप रहता है तो उसे खोल दें और शाम में पुनः 2:30 बजे उसे ढक देंगे। देखेंगे कि 5 से 6 दिनों में आपका पौधा आने लगता है। लगभग आपको जब 1 महीने 15 दिन बाद मौसम अनुकूल हो जाता है, तापक्रम थोड़ा बढ़ जाता है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है, तो आप इसे मुख्य ज़मीन में हस्तांतरित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो आप प्रति हेक्टेयर 20 से 22 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, यूरिया 200 किलोग्राम, DAP 130 किलोग्राम, MOP 100 किलोग्राम का प्रयोग करें, जिसमें बुवाई के समय यूरिया की 80 किलोग्राम और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा का प्रयोग करें तथा शेष 120 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग 25 से 30 दिन की फसल में करें। हस्तांतरित करने के से पूर्व आपको लगभग 1.5-1.25 मीटर पे या 1 मीटर पर भी आप थल्ला बनाएं। थल्ला बनाने हेतु लगभग 6 इंच की मिट्टी को अच्छे से कोड़ाई कर दें। थल्ला बनाने का जो तरीका होगा, एक थाली नुमा संरचना बनाएं। थाली नुमा संरचना में मिट्टी को हल्की कर दें, उसमें अच्छे से कंपोस्ट को मिला दें। कंपोस्ट मिला दें, उसमें सड़ी हुई नीम की खल्ली मिला दें या करंज की खल्ली मिला दें। हर थल्ले में लगभग 10 ग्राम DAP मिलाएं और लगभग उसमें 25 ग्राम पोटास मिला दें। इन सब सारे उर्वरकों को मिलाने के उपरांत कम से कम 72 घंटे के बाद उसमें पौधा को आप लगाएं। पौधा लगाने का तरीका क्या होता है कि एक थल्ला में लगभग 3 दिशा में हम 3 पौधों को लगाते हैं। इसलिए इस तरह का 3 पौधा हम लोग लगाते हैं ताकि वो भविष्य में चारों तरफ पौधा बढ़े। इस प्रकार से लगभग 1.25 मीटर की दूरी पर 1 हेक्टेयर में हमको इस प्रकार का 25 थल्ला बनाना होता है, 2500 थल्ला बनाना होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी वृद्धि और विकास के लिए ब्रॉयलर मुर्गियों का आहार प्रबंधन। अधिक उपज के लिए लहसुन की फसल में जरूरी कार्य।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता की टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।